हेलो एवरीवन, मैनी गुड आफ्टरनून। सो आज है 1 फरवरी और आज फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बजट अनाउंस किया गया है बाय निर्मला सीतारमन, आर फाइनेंस मिनिस्टर। आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली अपना 8वां बजट प्रेजेंट किया है, 8th बजट प्रेजेंट किया है। देयर वर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस बजट। गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशर में थे टू गिव सम रिलीफ टू टैक्स पेयर्स व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन एंड ऑल दिस। ये बजट को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास साथ एक स्पेशल गेस्ट है, सीए स्वाति भट्ट। जनरली मैं प्रथमेश के साथ बात करता हूँ, लेकिन आज स्वाति है हमारे साथ बिकॉज आज हम जोहो नहीं, आज हम इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्वाति, वेलकम टू जोहो गुरु चैनल, है ना? थैंक यू। राइट, तो स्वाति का फर्स्ट वीडियो है so Swati, first of all I want to know how do you feel overall about this budget? ओवरऑल ऐसा लग रहा है अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो शायद रास्ते पे जनता नाचते हुए दिखाई देगी। Okay, So it's like a festival today for people, considering the reduction in the tax rates and increase in the tax slabs. got it. So as you said, so let us start with that only, with respect to tax slabs, Yes. right? So I guess there is certain something known as old regime and there is new regime. सो ओल्ड रेजिम में हमको सारे डिडक्शंस वगैरह का बेनिफिट मिलता है जो हम Correct. LIC प्रीमियम में देते हैं, मेडिक्लेम करते हैं वगैरह। Yes. और न्यू रेजिम में कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट एज सच प्राइमरीली मिलता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर एनी चेंज इन ओल्ड रेजिम? No, there's no change in old regime except for one fact that आप NPS का जो इन्वेस्टमेंट करते थे खुद के लिए, वो अब खुद के साथ साथ अपने माइनर किड के लिए भी कर सकते हो। ओके, So that's the only change. No changes in any figures. as such. सो नो बिग चेंज इन ओल्ड रेजिम। तो जब से न्यू रेजिम आया, आई थिंक गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग के जितना हो सके लोग उतना न्यू रेजिम की तरफ मूव करें। और इनफैक्ट ये बजट के बाद तो बहुत ज़्यादा वैरिएंसेस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ स्लैब रेट्स बिटवीन ओल्ड रेजिम एंड न्यू Correct. रेजिम। मैं देख रहा हूँ कि जो ओल्ड रेजिम के जो रेट्स हैं जो चेंज नहीं है वो आपके स्क्रीन पे आ गए रहेंगे, और अब न्यू रेजिम के जो रेट्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि न्यू रेजिम में एक तो कितने सारे स्लैब्स हैं, एंड अप टू 4 lakhs नाउ देयर इज No tax. no Yes. tax, right, in the new regime. Correct. And then there are slabs like 4 to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, 16 to 20 20%, और एक नया रेट आया है of 25% between 20 to 24 lakhs and above 24 lakhs 30%. Correct. सो अगर हम टॉप लेवल ही अगर देखें तो आई गेस ओल्ड रेजिम में 30% रेट एप्लीकेबल हो जाता है 10 लाख फ्रॉम 10 lakhs, और Yes. न्यू रेजिम में वो एप्लीकेबल होता है 24 फ्रॉम lakhs. 24 lakhs. तो आई गेस आफ्टर दिस सिग्निफिकेंट चेंज देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु माइट बी Correct. ऑप्टिंग फॉर ओल्ड रेजिम। एंड इसके साथ वो एक मेजर चेंज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि यहाँ पे जैसे उन्होंने जब रेट्स दिए तभी वो बोल रहे हैं कि अप टू 4 lakhs देयर इज नील, ठीक है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच के टाइम पे बोला कि अप टू 12 lakhs देयर इज नो टैक्स। तो ये क्या है? सो बेसिकली 12 lakhs तक टैक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप टैक्स ब्रैकेट में तो हो, बट आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा अप टू 12 lakhs, जो इसके पहले न्यू रेजिम में ही 7 lakhs था, एंड ओल्ड रेजिम में अभी भी है, बट इट इज अप टिल ओनली 5 lakh रुपीज। ओके, सो आप ये कहना चाहते हो कि अगर मेरी इनकम लेट अस से फॉर एग्जांपल 11,50,000 है तो मेरे को उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है अगर मैं न्यू रेजिम में हूँ, करेक्ट तो करेक्ट वो जीरो टैक्स हो जाता है। करेक्ट। इनफैक्ट 12 lakhs है, मतलब 11,95,000, 12 lakhs तक देयर विल बी जीरो टैक्स इनफैक्ट 12,75,000 तक जीरो टैक्स है For if you are a salaries. salaried person। करेक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन। तो अगर मेरा फॉर एग्जांपल 11,50,000 है मेरा इनकम, तो देयर इज नो टैक्स ऑन इट। करेक्ट। लेकिन समझो मेरा इनकम 13 lakhs हो जाता है, तो मेरे को स्लैब रेट के हिसाब से 4 up लाख to से 4 भी लाख आपको टैक्स भरना। 4 लाख तक को टैक्स नहीं, बट 4 to 8 के ऊपर तो मेरे को भरना है यस यस एट 5%। यस। तो सीधी स्लैब रेट्स ने इंक्रीज की है 12 तक, ठीक है। अगर लेकिन किसी का इनकम ओवरऑल टोटल इनकम 12 से कम है तो जीरो टैक्स है, करेक्ट। लेकिन 12 से ज़्यादा हो जाती है
इनकम 13 लाख हो जाती है तो उसको 4 लाख से एज पर स्लैब टैक्स भरना है। गॉट इट। तो दोस्तों ये एक मेजर पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो जैसे स्वाति जी ने बोला आपको एक रिबेट का बेनिफिट है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आपको 4 लाख से लेके 12 लाख के ऊपर भी टैक्स भरना है, बट ऑन अ डिफरेंट स्लैब्स। तो जो स्लैब्स है वो भी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किए गए हैं। यहीं पे हम एक और चीज क्लैरिफाई कर देते हैं अबाउट द स्पेशल टैक्स इनकम्स, जो लास्ट ईयर बहुत बवाल हुआ था। कोर्ट की ऑर्डर्स भी आ गए कि भाई नहीं, माफ कर दो टैक्स पेयर्स को। तो ये जो रिबेट है ना, दिस इज ओनली ऑन योर नॉर्मल इनकम। इसमें सपोज आपकी कोई कैपिटल गेन है विच इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन दैट केस आपको भले इनकम 12 लाख से कम है, आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इन केस ऑफ न्यू रेजिम। ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, समझो मेरी सैलरी इनकम 6 लाख है तो उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। करेक्ट। लेकिन मेरा कैपिटल गेन से 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो और इक्विटी शेयर्स में है, Yes. जिसके ऊपर मेरे को 15% पे टैक्स भरना है। तो ओवरऑल तो मेरी इनकम 12 से कम हुई, लेकिन फिर भी मेरे को वो 2 लाख के ऊपर 15% टैक्स भरना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज स्पेशल रेट इनकम। हाँ, 20%। 20% नाउ, सॉरी 20%। हाँ। आई स्टैंड करेक्टेड। तो अभी वो लास्ट ईयर बजट में 15 से 20% हुआ है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% मेरे को भरना है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वंस अगेन जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी कहा कि अप टू 12 लाख नो टैक्स, वैसा नहीं है। इसमें काफ़ी निटिग्रिटीज है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका कुछ भी कैपिटल गेन है तो आपको उसके ऊपर 20% या वॉट एवर दैट रेट इज वो आपको भरना ही है। लेकिन कैपिटल गेन, मैं थोड़ा अभी कॉम्प्लेक्स एरिया में जा रहा हूँ। अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर मेरे 4 लाख से कम है तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा, राइट? यस, इन दैट केस आप टैक्स नहीं पे करोगे। तो समझो मेरी और कोई इनकम नहीं है और सिर्फ कैपिटल गेन इनकम है जो 2 लाख की है, राइट? तो इफ इट इज लेस देन 4 लाख सो आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। इन दैट केस द सजेशन वुड बी आप चले जाइए ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो वहाँ आपको 5 लाख तक बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज देयर वी हैव द बेनिफिट ऑफ रिबेट। सो चीज़ें जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखती है कि 12 लाख तक नो टैक्स, वैसी है नहीं। काफ़ी सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। आई थिंक इंडिविजुअल्स के लिए एक और एक छोटा सा पॉइंट है विद रिगार्ड्स टू हाउस प्रॉपर्टी, कि नॉर्मली अगर मेरे पास घर है, एक तो मैं उस घर में रह रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आता है। लेकिन समझो मेरा दूसरा एक घर है जो मैंने रेंट पे दिया है, तो रेंट इनकम जो आती है उसके ऊपर तो टैक्स भरना ही है। लेकिन ऐसा भी कुछ है क्या कि अगर समझो मेरे पास 3-4 घर है, उसमें से मेरे कुछ घर मैंने रेंट पे नहीं दिए हैं, और ऑल्दो मेरी रेंट इनकम नहीं हो रही है, फिर भी मेरे को उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है? तो पहले ऐसा था कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टीज 2 है, आप 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है उस पर कंडीशंस थे कि बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप कहीं और रह रहे हैं और उस वजह से ये घर खाली पड़ा हुआ है। मतलब अगर दूसरे सिटी में रहेगा तो चलेगा। करेक्ट। इन दैट केस सेकंड हाउस प्रॉपर्टी जो है उस पे टैक्स नहीं लगता था, सेल्फ ऑक्यूपाइड आप डिक्लेयर कर सकते थे। अब करंट जो बजट आया है उसमें उन्होंने ये जो कंडीशन है ये हटा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हम मुंबई में ही रह रहे हैं, हमारा अगर 2 प्रॉपर्टी ऐसा है, एक जहां मैं रह रही हूँ और दूसरा ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, वेकेंट है, तो इन दैट केस वो जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको भी मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल लूंगी, उसको डीम टू बी लेट आउट बोलने की जरूरत और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है। करेक्ट। लेकिन उसको अगर मैंने रेंट पे दिया तो डेफिनेटली भरना है। करेक्ट। और अगर मेरे पास तीसरी प्रॉपर्टी है तो थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर इवन दो इट इज वेकेंट, यस, आई स्टिल हैव टू पे टैक्स बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी लेट आउट। करेक्ट, ओके। तो उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस प्रोविजंस। तो वंस अगेन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं टीडीएस में। और टीडीएस में ये टाइम काफ़ी सारे रिलीफ्स दिए गए हैं। बहुत सारे जो स्लैब्स थे वो काफ़ी पुराने थे, चेंज नहीं की थी थ्रेशोल्ड लिमिट। तो पहले आप थोड़ा ये बताएंगे कि ये थ्रेशोल्ड क्या होता है और क्यों होता है और क्या चेंजेस है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो टीडीएस में वी हैव 2 थिंग्स, एक तो होता है टैक्स रेट और दूसरा होता है थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। पहला तो कि ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसका लिमिट क्या है, कि
सर्टेन अमाउंट को क्रॉस करने के बाद ही आपको टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो वंस दैट इज एप्लीकेबल, फिर आप चेक करते हो कि मुझे क्या रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, एंड देन यू डिडक्ट टीडीएस एंड पे इट टू द गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर बैंक से इंटरेस्ट इनकम मिल रही थी उनको, और वो इंटरेस्ट इनकम पहले अगर 50,000 से कम थी तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं था, और अभी वो लोगों ने 50,000 का सीधा 1 लाख कर लिया है। तो फॉर सीनियर सिटीजन्स अगर उनकी एक पर्टिकुलर बैंक से इंटरेस्ट इनकम इज लेस देन 1 लाख, तो वो जो बैंक है वो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगी। नहीं। सिमिलरली दूसरों अदर देन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट हो गई है फ्रॉम 40,000 टू 50,000। इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, उसमें 5,000 टू 10,000। डिविडेंड इनकम पे 5,000 टू 10,000, और इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन होता है उसका 15,000 टू 20,000। तो ये सारी चेंजेस है विद रिस्पेक्ट टू टीडीएस। आई थिंक इसमें रिलीफ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन के लिए मैं देख रहा हूँ कि अगर उनका इंटरेस्ट इनकम लाइक से 60-70,000 है तो अननेसेसरीली अभी उनको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा टू क्लेम दैट टीडीएस का रिफंड। एंड ऑल्सो वो प्रोसीजर उनका बच जाएगा जो लोअर डिडक्शन या नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स का है। तो ये सारे जो हमने टीडीएस डिस्कस किए वो दैट वाज बेनिफिशियल फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। और अगर हम बिजनेस साइड पे देखें तो वहाँ पे भी टीडीएस पे चेंज है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो बीच में जून जुलाई में बजट आया था उसमें भी काफ़ी चेंज थे, टीडीएस के ऊपर काफ़ी चेंजेस किए थे। तो एक तो प्रोफेशनल फीस, जैसे हमारे जैसे प्रोफेशनल्स के लिए पहले ऐसा था कि अगर कोई भी प्रोफेशनल को आप साल में 30,000 के ऊपर कर रहे हैं तो टीडीएस कर रहा था, और अभी ये लिमिट हो गई है 50,000। सो नाउ दैट लिमिट इज 50,000। और अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हैं तो इट इज नाउ इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 20,000। और इसमें शायद से कुछ रेट में भी रिडक्शन था, राइट? यस, प्रीवियस बजट में 5% रेट को कम कर दिया गया था टू 2%। गॉट इट। एंड नेक्स्ट इज रेंट। तो मैं जैसे अगर हमने ऑफिस रेंट पे ली है तो अगर पहले मेरा ऐसा था कि एनुअल अगर रेंट मेरा 2,40,000 से ज़्यादा जा रहा है तो मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना है। और अभी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला कि नाउ दिस इज इंक्रीज टू 6 लाख, राइट? बट आप कुछ बता रहे थे मेरे को कि ये वो भी 6 लाख एकदम क्लियर नहीं है, उसमें भी कुछ कंडीशन है, क्या है? ये जो 6 lakhs है ये आपको मंथली चेक करना पड़ेगा कि मंथली अगर 50,000 एक्सीड नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपको टीडीएस नहीं एप्लीकेबल है। इन अ सर्टेन मंथ इफ इट क्रॉसेस 50,000 तो आपको उस मंथ में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अभी जो हम लिमिट रेंट के लिए एनुअली देखते थे कि 240 से कम है कि ज़्यादा है, अभी हमको मंथ ऑन मंथ चेक करनी है। तो समझो मैं कोई प्लेस को मैंने रेंट पे ली है और उसका रेंट 50,000 से ज़्यादा है, 60,000 है, और 3 महीने के लिए ही है, तो पूरे साल का होएगा 1,80,000, बट स्टिल आई हैव टू डू टीडीएस ऑन। करेक्ट, राइट। आई गेस इसमें एक चीज़ मेरे को दिख रही है जो मेरे को ध्यान में आ रही है कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर कोई बिजनेस कोई हॉल रेंट पे लेता है तो पहले ऐसा था कि हम लोग वहाँ पे भी 2,40,000 ही देखते थे एज अ लिमिट, राइट? बट अगर मैं हॉल रेंट पे रहता हूँ फॉर 1 डे इवेंट, 2 डे इवेंट और 3 डे इवेंट, और उसमें अगर मेरा रेंट 50,000 से ज़्यादा हो गया, 60-70,000 हो गया, तो वहाँ पे भी टीडीएस ऑब्लिगेशन आ जाएगा। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि पूरे साल का 2,40,000 देखो और अभी 6 लाख देखो। नाउ यू हैव टू सी 50,000 मंथली। नेक्स्ट आई कैन सी एक अच्छा चेंज आया है कि टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, इसको निकाला गया है। तो पहले तो आप हमको ये समझाइए कि ये कभी एप्लीकेबल था, कि टीसीएस कभी करना पड़ रहा था, और अभी चेंज क्या है? तो पहले यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस थे, एक टीसीएस और एक टीडीएस। दोनों में हमारा क्राइटेरिया सेम था। अगर 50 लाख से ज़्यादा का सेल परचेज हो रहा है और अगर टर्नओवर जो मेरी पिछले साल की है वो अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में टीसीएस भी एप्लीकेबल था और टीडीएस भी एप्लीकेबल था। नहीं, शायद से वैसा नहीं था, उसमें ऐसा था कि दोनों को चेक करना है, लेकिन अगर टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीसीएस नहीं करना है, वैसा। तो ये बहुत एम्बिग्विटी आ गई थी कि टीडीएस करे कि टीसीएस करे। सो देयर वाज अ क्लैरिफिकेशन। इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर समवन टू अंडरस्टैंड। यस, सो देयर वाज अ क्लैरिफिकेशन आल्सो कि आप पहले टीडीएस करेंगे, टीडीएस की ऑब्लिगेशन अगर किसी ने नहीं की है तो टीसीएस की ऑब्लिगेशन आ जाती है।
सो नाउ दे हैव कंप्लीटली रिमूव दिस TCS थिंग. अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओनली TDS इज एप्लीकेबल. तो अगर किसी ने परचेज किया है और उसका परचेज उस साल में 50 लाख से ज्यादा है फ्रॉम दैट सिंगल वेंडर, तो वो TDS करेंगे. दैट टू अगर टर्नओवर उनकी पिछले साल की 10 करोड़ से ज्यादा थी, ओनली इन दैट केस. एंड दैट TDS रेट इज 0.1%. यस. तो ये मेरे को लग रहा है कि कुछ चीजें इन्होंने ही कुछ साल पहले लाके कॉम्प्लिकेट की थी, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व. समझ आ गई उनको. समझ आ गया. तो और अभी हमको अच्छा भी लग रहा है कि अच्छा ये रिलीफ दिया, बट कॉम्प्लिकेशन भी उन्होंने ही किया था इस चीज का. सो वी गेट इट. तो अभी TCS एप्लीकेबल नहीं है ऑन सेल ऑफ गुड्स. TDS एप्लीकेबल है ऑन परचेज ऑफ गुड्स. इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पीपल. तो अगर मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर 10 करोड़ से ज़्यादा है और मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ फॉर मोर देन 50 लाख, तो मैं आपको 0.1% TDS करूँगा. आपको कुछ सेल करने के टाइम पे कुछ नहीं सोचना है. और दूसरा एक है कि एक हायर रेट ऑफ TDS वंस अगेन वो लोग लेके आए थे, और अपनी गवर्नमेंट लेके आई थी कि भाई आप चेक करो कि समझो मैंने आपके साथ बिजनेस किया है, तो मुझे ऑब्लिगेशन था चेक करने के लिए कि आपका 2 साल पहले कितनी TDS था ओवरऑल, सिर्फ मेरा नहीं, ओवरऑल कितना TDS था. अगर वो 50,000 से ज्यादा था और तो आपने उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है. और आपने अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो मेरे को 20% TDS डिडक्ट करना था इंस्टेड ऑफ 10% और 2% जो भी था वो. तो ये काफी वंस अगेन कॉम्प्लिकेटेड था. गवर्नमेंट एक्चुअली एक फंक्शनैलिटी लेके आई थी जहाँ पे मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि भाई स्वाति ये कैटेगरी में फॉल होती है, करती है कि नहीं. बट आई गेस ये लोग ने अभी निकाल दिया है. yes. तो वंस अगेन समझ के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ था, उसको निकाल दिया है इन्होंने. बट अभी भी शायद से नॉन ऑपरेटिव पैन्स, हाँ, जिनके पैन्स ऑपरेटिव नहीं है उस केस में ही सिर्फ आप हायर रेट ऑफ TDS करेंगे. TCS भी का भी सेम प्रोविजंस है, उसमें भी पहले जो था वो अबॉलिश कर दिया है. एंड ओनली इन केस ऑफ नॉन पैन असेसीज आपको TDS TCS हायर रेट पे करना है. फिर एक और अपडेट आया है विथ रिस्पेक्ट टू अपडेटेड रिटर्न. तो सबसे पहले तो आप बताइए क्या ये अपडेटेड रिटर्न क्या होता है. एक होता है रिटर्न, एक होता है रिवाइज रिटर्न और एक होता है अपडेटेड रिटर्न. तो आप ये तीनों चीज क्या होती है बताइए. एक तो ओरिजिनल रिटर्न होता है जो आप ड्यू डेट के अंदर फाइल कर देते हैं. तो ड्यू डेट के पहले अगर फाइल किया तो दैट इज ओरिजिनल रिटर्न. अब उसमें कुछ गलतियां हो गई, आपको उसको करेक्ट करना है तो आप उसको रिवाइज करते हैं, दैट इज रिवाइज रिटर्न. जिसकी ड्यू डेट पहले तो मार्च तक थी, अभी कुछ सालों से दिसंबर कर दी है उन्होंने. तो दिसंबर की ड्यू डेट है आपकी रिवाइज रिटर्न के लिए. एंड ऑल्सो किसी ने अगर पहला जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो मिस कर दिया है तो वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिलेटेड, दैट इज ऑल्सो टिल 31 दिसंबर. अब ये भी डेट्स अगर किसी से छूट गई है या रिवाइज करना रह गया है तो इन दैट केस आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. बट ये अपडेटेड रिटर्न की फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए ही है जिनकी टैक्स लायबिलिटी है. सो अगर आपका TDS किसी ने डिडक्ट किया है और आप वो क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो आप अपडेटेड रिटर्न में नहीं कर सकते. तो आप वो 31 दिसंबर तक ही कर सकते हैं. yes. तो दिसंबर के बाद आप अपडेटेड रिटर्न में नहीं कर सकते. Correct. अगर एडिशनल कुछ भरने को आ रहा है तो आप Only आफ्टर 31 दिसंबर कर सकते हो. yes. और अपडेटेड रिटर्न में शायद से हमको 125% ऑफ टैक्स भरना है, राइट. और इसमें चेंज किया अभी शायद से उन्होंने इसका टाइम लिमिट 2 इयर्स से 4 इयर्स कर दिया. सो नाउ अगर समझो मेरा FY 25-26 का रिटर्न है तो दैट आई कैन फाइल अप टिल व्हिच डेट. सो 25-26 फाइनेंशियल के लिए 25-26 फाइनेंशियल के लिए आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 26-27. तो 26-27 खत्म होने के 4 साल तक आप कर सकते हैं. सो 2031 मार्च तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. तो अगर आपसे रिटर्न फाइल करना रह गया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के आपको 125% टैक्स भरना होता है, बट कुछ पेनल्टी नहीं होती है. इन अ वे 25% ऑफ द टैक्स पेनल्टी है वो. गॉट इट. एंड इंटरेस्ट एज वेल. यस, इंटरेस्ट एंड लेट फीस. अभी आ जाते हैं री रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट. तो जहां तक मेरे को ध्यान में है कि पहले ऐसा था, बहुत सालों पहले ऐसा था कि भाई आपको एवरी 5 इयर्स करना है. देन
देयर वाज अ चेंज वंस अगेन क्वाइट लॉन्ग टाइम बैक कि आप एक बार 12 ATG का रजिस्ट्रेशन ले लो एंड दैट वी यूज्ड टू रिमेन लाइफ टाइम Yes. बट 5 years back there was a change that once again you have to renew your 12 ATG registration जो Every चैरिटेबल 5 ऑर्गेनाइजेशन होता है एवरी 5 years. सो अभी इसमें क्या चेंज किया उन्होंने? अब इन्होंने ये बोल दिया है कि जो छोटे मोटे ट्रस्ट है, छोटे मोटे इन द सेंस जिनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से कम है, तो उनको थोड़ी रिलीफ दी है कि आप हर 10 साल में रिन्यू कीजिए. ओके. और ये जो टर्नओवर का लिमिट है ये हम तब देखेंगे, मैं अगर इस साल के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो इसके पिछले 2 साल का जो है वो हम लोग ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर देखेंगे, एंड इफ दैट इज लेस देन 5 करोड़ तो 10 years तक का मेरा वैलिडिटी रहेगा, और इज एवरी 5 years आई हैव टू रिन्यू. सो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स जिससे आपको इम्पैक्ट होगा. इसके सिवा भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, लेकिन हमने उसको कवर नहीं किए बिकॉज वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए चेंजेस हैं. बट हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसको एकदम बजट की जो अपडेट है उसको आपके लिए एकदम सिंपल करें, विथ एग्जांपल्स बताएं. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो. आप इसको प्लीज़ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.